किरण एक गरीब परिवार में जन्मी हुई लड़की थी। बचपन से ही उसे सूखी रोटी खाने को मिली थी। ऐसा कोई ही दिन होता था जब किरण को अपने घर पर दाल चावल खाने को मिलते थे। ऐसे ही एक दिन किरण की माँ शोभा उसे आवाज लगाती है और कहती है, खाना बन गया है, आजा। आई माँ आई, क्या बनाया है? आज दाल चावल बनाए हैं बेटा। दाल चावल? सच्ची? दाल चावल का नाम सुनकर किरण के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वह जल्दी से हाथ मुंह धोकर खाने के लिए बैठ जाती है। तभी शोभा प्लेट में गर्म गर्म दाल चावल परोसकर किरण को देती है और किरण दाल चावल चखकर कहती है, माँ, आपके हाथ के दाल चावल का तो मुकाबला कहीं नहीं है। सच में इतना स्वाद है ना इसमें, माँ, दिल करता है बस खाती जाऊँ बस खाती जाऊँ। अरे बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो अभी कोई अच्छे से मसाला भी नहीं डाल पाती हूँ और तड़का भी तैयार नहीं कर पाती हूँ। बस गरीब के घर जो होता है उसी से बना लेती हूँ। माँ, वो सब मुझे नहीं पता, पर हाँ, मुझे इतना पता है कि जो स्वाद आपके इस दाल चावल में है वो किसी और चीज में नहीं है। माँ, आप मुझे भी ये बनाना सिखा दो प्लीज। अपनी माँ की बात सुनकर किरण आराम से दाल चावल खाने लगती है। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। किरण अपनी माँ से दाल चावल बनाना सीख लेती है और अपनी माँ की मदद करने के लिए किरण अपने घर के पास फूलन नाम की एक बड़ी मालकिन के यहाँ काम करने लग जाती है। ऐसे ही एक दिन फूलन किरण से कहती है, अरे किरण बेटा सुन, एक काम कर दे। हाँ जी मालकिन, कहिए ना, क्या काम है? सुन बेटा, आज मेरा दाल चावल खाने का बड़ा मन कर रहा है, तो तू मेरे लिए दाल चावल बना दे। जी मालकिन, जैसा आप कहो, अभी बना देती हूँ। हाँ, जल्दी बना दे। फूलन की बात सुनकर किरण जल्दी से रसोई में जाती है और दाल चावल बनाना शुरू कर देती है और कुछ ही देर में किरण गरम गरम दाल चावल बनाकर फूलन को देती है और फूलन जैसे ही किरण के हाथ के बने दाल चावल चखती है तभी फूलन कहती है, अरे वाह किरण, तेरे हाथों में तो जादू है बेटा, जादू। सच में आज से पहले मैंने इतने अच्छे दाल चावल कभी नहीं खाए। शुक्रिया मालकिन, ये दाल चावल मैंने अपनी माँ से बनाना सीखे हैं और उनके हाथ का स्वाद इतना अच्छा है कि बस क्या ही कहूँ। सच में किरण, ये दाल चावल बहुत अच्छे हैं। जा जाके मेरे लिए तो तू और ले आ। कि फूलन की बात सुनकर किरण रसोई में बचे हुए दाल चावल भी ले आती है। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। फूलन का अब जब भी मन करता वह किरण से दाल चावल बनवा कर बड़े ही चाव से खाया करती। ऐसे ही बढ़ती उम्र के साथ शोभा की तबीयत खराब होने लगती है और एक रोज शोभा किरण से कहती है, किरण बेटा, मुझे तेरे लिए बहुत बुरा लगता है कि तेरे हाथ पीले करने की उम्र में तेरे से ही लोगों के बर्तन धुलवा रही। बेटा, मुझे ना माफ कर दे, मैं तुझे अपनी चौखट से विदा भी नहीं कर पाई और मेरी यह हालत हो गई। बेटा, मेरे जाने के बाद तू अपना ख्याल रखना। और हाँ बेटा, मैं नहीं चाहती कि तू मेरे जाने के बाद भी लोगों के घर काम करे। माँ, आप कैसी बातें कर रही हो? मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। आप मेरे साथ रहोगी माँ, मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। किरण इतना बोल ही रही होती है कि तभी शोभा की सांसें तेज हो जाती है और वो वहीं अपना दम तोड़ देती है। अपनी माँ के जाने के बाद किरण एकदम अकेली हो जाती है। ऐसे ही एक दिन किरण हाथों में गठरी ले फूलन के घर जाती है और कहती है, मालकिन, आप अपने घर के काम के लिए कोई और लड़की तलाश लो। अब मैं आपके घर का काम नहीं कर पाऊंगी। मैं हमेशा के लिए ये जगह छोड़कर जा रही हूँ। पर ऐसा क्यों किरण बेटी, क्या हो गया? ऐसे क्यों जा रही हो? मालकिन, आपको तो पता ही है कि अब माँ तो इस दुनिया में रही नहीं और माँ के अलावा मेरा कोई और था भी नहीं। अब मैं अकेली यहाँ क्या करूँगी, इसलिए मैं काम की तलाश में यहाँ से दूर जा रही हूँ। यहाँ पर तो कोई काम नहीं है और हमेशा घर का काम करके ही मेरी जिंदगी नहीं चल सकती, इसलिए कुछ नए काम की तलाश में जा रही हूँ। अरे बेटा, तुझ में गुणों का भंडार है, तू अपने आप को पहचान नहीं पा रही। अरे भूल गई बेटा, तेरे हाथों में कितना स्वाद है और तू कितने अच्छे दाल चावल बनाती है। मेरे पास एक तरकीब है बेटा। कैसी तरकीब मालकिन?
देख बेटा, मैं चाहती हूँ कि तू ये जगह छोड़कर मत जा। तुझे पैसे की जरूरत है तो पैसा मैं दूंगी, उधार समझकर रख ले और उससे अपना दाल चावल का ठेला लगा ले। सारा सामान और बाकी सब मैं करवा दूंगी। बस फिर जब तेरा काम बढ़िया चलने लगे तो तू बेटा वापस लौटा देना। लेकिन अगर ठेला नहीं चला तो फिर मैं आपके पैसे कैसे लौटा पाऊंगी? अरे ऐसा हो ही नहीं सकता मेरी बेटी कि तेरे हाथ की बने दाल चावल लोगों को पसंद ना आए। बस तू काम करना शुरू कर, ठीक है? और हाँ, आज से तू मेरे घर पर ही रहेगी। फूलन की बात सुनकर किरण खुश हो जाती है, जिसके बाद फूलन किरण को उसका दाल चावल का ठेला लगाने के लिए सारा सामान और ठेले का बंदोबस्त करके देती है। अपनी माँ और भगवान का नाम लेकर किरण ठेले की शुरुआत करती है, जिसका नाम होता है माँ के दाल चावल। किरण को ऐसे बाजार में ठेले के साथ खड़े होते हुए बहुत हिचकिचाहट महसूस होती है। तभी थोड़ी देर होती है और वहाँ कॉलेज का एक लड़का दिलपेश आ जाता है। अरे वाह, माँ के दाल चावल। दीदी, आपको पता है मैं अपने घर से दूर पढ़ाई करने के लिए यहाँ आया हूँ और यहाँ मैं सबसे ज्यादा अपनी माँ के दाल चावल मिस करता हूँ। और आज आपको ये ठेला लगाते हुए देख बहुत अच्छा लगा है। अच्छा, मुझे भी मेरे माँ के हाथ के दाल चावल बहुत पसंद थे, इसलिए उनके जाने के बाद मैंने उनके नाम से ये ठेला खोला है। ऐसा करिए, आप 1 प्लेट दाल चावल दे दीजिए मेरे को, अभी बड़ी भूख लगी है। हाँ, अभी देती हूँ, आप बैठो। किरण जल्दी से गरम गरम दाल चावल इस लड़के को देती है और लड़का दाल चावल खाकर बोलता है, सच में दीदी, मुझे तो ये दाल चावल खा के अपनी माँ की याद आ गई। वो भी आपकी तरह ही दाल चावल बनाती है। अब मुझे जब भी अपनी माँ के खाने की याद आएगी मैं यहाँ चला आऊँगा आपके हाथ के दाल चावल खाने। हाँ, जरूर आना। उस लड़के को खुश देखकर किरण बहुत खुश हो जाती है। ऐसे ही एक आदमी किरण के पास आता है और बोलता है, अरे बेटा, 1 प्लेट गरम गरम दाल चावल दे दो। जी हाँ जी, अभी देती हूँ। इतना कहकर किरण जल्दी से उस आदमी को 1 प्लेट दाल चावल दे देती है। आदमी जैसे ही किरण के हाथ के दाल चावल खाता है वह खुशी से बोलता है, बहुत अच्छे बेटा, बहुत स्वाद दाल चावल है तुम्हारे। जितना अच्छा तुम्हारे दाल चावल का स्वाद है उतने ही अच्छे तुम्हारे संस्कार भी हैं। देखा मैंने तुम्हारे ठेले पे क्या लिखा हुआ है, माँ के दाल चावल। सच में ऐसे ही हर दिन मेहनत करके खाओ बेटा, बहुत आगे जाओगी मेरी बेटी। ऐसे ही वह आदमी देर तक किरण से बात करता रहता है, जिसके बाद वह 5 प्लेट दाल चावल पैक करवा कर अपने साथ ले जाता है। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और किरण का काम अच्छा चलता जाता है। साथ ही फूलन का सारा कर्ज भी चुकता हो जाता है। ऐसे ही एक दिन वह आदमी किरण के ठेले पर फिर से आता है, जहां फूलन पहले से ही मौजूद होती है। फूलन को देखकर वह आदमी बोलता है, अरे फूलन जी, आप यहाँ दाल चावल खाने आई हैं क्या आप भी? जी नहीं, ये मेरी दोस्त की बच्ची है। माँ के गुजर जाने के बाद इसके पैरों पर खड़े होने में मैंने बस इसे थोड़ा सा सहारा दिया है। मेरी बेटी ही है ये। अच्छा बेटा, किरण, फूलन मेरी मुंह बोली बहन है और मुझे अच्छा लगा कि फूलन जी तुम्हारे साथ हैं। और बेटा, आज मैं तेरे लिए एक ऑफर लेकर आया हूँ। जी, कैसा ऑफर? बेटा, मेरा बहुत बड़ा कारखाना है जहाँ मैं मजदूरों को 2 वक्त का खाना देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे कारखाने में काम करने वाले सभी मजदूरों के लिए खाना बनाओ। इसके बदले मैं तुमको रहने के लिए घर और तनख्वाह सब कुछ दूंगा। साथ ही अगर तुम पढ़ना चाहो या कुछ और करना चाहो तो मैं उसमें भी तुम्हारा साथ दूंगा। उस आदमी की बात सुनकर किरण खुश हो जाती है। साथ ही फूलन भी उस आदमी की बात से पूरी तरह सहमत हो जाती है। कुछ ही दिनों बाद किरण कारखाने के मजदूरों के लिए खाना बनाना शुरू कर देती है। अब किरण न केवल दाल चावल बल्कि और भी बहुत कुछ बनाना शुरू कर देती है और धीरे धीरे किरण का काम बेहतर से बहुत बेहतर होता जाता है। फूलन और वह आदमी कुछ ही दिनों में एक अच्छा रिश्ता देखकर किरण के हाथ पीले करवा देते हैं, जिसके बाद किरण और उसका पति मिलकर माँ के दाल चावल के नाम का अपना बहुत बड़ा होटल खोलते हैं और मेहनत से अपना कारोबार करते जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये सिंपल सी दाल चावल की स्टोरी? क्या आपको दाल चावल खाना पसंद है? हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक गांव में एक गरीब माँ अपने बेटे मदन और बेटी प्रेमा के साथ रहा करती थी। रानू अपनी रसोई के चूल्हे पर दाल चावल बना रही थी। तभी उसका बेटा मदन उसके पास आकर बोलता है, माँ क्या बनाया है आज खाने में? बड़ी भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को दे दो। अरे बेटा, तेरे मनपसंद के दाल चावल बनाए हैं, रुक जा अभी परोसती हूँ। अरे माँ फिर से दाल चावल? अरे मैं खा खा के पक गया हूँ ये दाल चावल। अरे अब दाल चावल के सिवा कुछ और भी बनाया करो, इतने आइटम है बनाने को। राजमा है, छोले है, कड़ी है, कुछ भी बना लो। हाँ हाँ बेटा, जब तो कमाने लगेगा ना तो जरूर बनाऊंगी। अभी तो राशन में दाल और चावल ही मिलते हैं, इतने स्वाद बनते हैं दाल चावल, फिर भी तुझे दिक्कत है। मुझे नहीं अच्छे लगते दाल चावल। आप मेरे को 50 रुपए दे दो, मैं बाहर जाके डोसा खा लूंगा। अरे कैसी बातें कर रहा है, पैसे होते बेटा तो मैं शाही पनीर ना बना लेती। अब तू बैठ और चुपचाप दाल चावल खा। मदन बेचारे को अब दाल चावल ही खाने पड़ते हैं और उसके पास कोई चारा नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ मदन की बहन प्रेमा जो कॉलेज में पढ़ती थी, तो वह भी रोज लंच में दाल चावल ही ले जाया करती थी, जिसके कारण एक दिन जब कॉलेज का लंच टाइम होता है तो प्रेमा के पास उसका एक दोस्त मृदुल आता है और कहता है, प्रेरणा क्या तू नाराज है क्या मेरे से, जो अकेले अकेले आके लंच करती है? अरे कोई गलती हुई है तो बता। अरे नहीं नहीं, तेरे से कोई गलती नहीं हुई, तू जा, मैं ठीक हूँ और कैंटीन का खाना मुझे पसंद नहीं है। अरे तो तू हमको बैठ के कंपनी दे दियो, तू तो घर से लंच भी लेके आती है, वो खा लियो। अकेले मत बैठ यार, और हमें भी तो आंटी के हाथ का खाना खिला, हम भी चख लेंगे तेरा लंच। यार अगर इन्होंने मेरे लंच में दाल चावल देख लिया तो ये मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे। नहीं नहीं, मेरे लंच में ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, तुम लोग जाओ, मैं नहीं आ रही। देख, अगर तुझे हमसे दिक्कत है तो साफ साफ बोल, ये बहाने मत बना। क्या मुझे अपना दोस्त नहीं मानती क्या तू? अरे मानती हूँ, मेरे लंच में दाल चावल है, मुझे पता है तुम लोग दाल चावल देख के मेरा मजाक उड़ाओगे, इसलिए मैं अकेले ही लंच कर रही थी। अरे दाल चावल लाई है तू लंच में? अबे इसमें हम तेरा मजाक क्यों उड़ाने लगे? अरे दाल चावल तो सबके फेवरेट होते हैं। मुझे तो तू ये दाल चावल दे दे और तू कैंटीन से खा ले जो तुझको खाना है, पैसे मैं दे दूंगा। मृदुल इतना बोलकर प्रेमा के लंच बॉक्स से सारे चावल खा लेता है और उसकी माँ की खूब तारीफ करता है। ऐसे ही वह शाम को अपने घर जाती है और आते ही रानू उसे देखकर बोलती है, आ गई बिटिया, आजा, खाना बन गया है, आकर खा ले। माँ आज क्या बनाया है खाने में? बेटा वो दाल चावल ही है, आज तड़का लगा के बनाया है। आ बैठ, मैं लगाती हूँ खाना। दाल चावल का नाम सुनकर प्रेमा का मुंह बन जाता है और वह अपनी माँ से कहती है, माँ मैं आज बाहर से खा के आई हूँ, वो मेरे दोस्त का जन्मदिन था तो उसने मुझे बाहर पार्टी दी है। इतना बोलकर प्रेमा अपने घर के कोने में बैठ जाती है और सोचते सोचते खुद से कहती है, पता नहीं भगवान हमारे हालात कब सुधरेंगे, बस रोज रोज दाल चावल खाकर अब मेरा मन ऊब गया है। अरे भगवान, हमारे चूल्हे पे कब दाल चावल के अलावा कुछ और बनेगा। अब माँ को कुछ और बोल भी नहीं सकती, वो बेचारी खुद मेरी पढ़ाई का खर्चा निकाल रही हैं और मैं उनकी कोई मदद भी नहीं कर पा रही हूँ। रानू को पता था कि उसकी बेटी झूठ बोल रही है, वो कुछ नहीं खा के आई है। अपने बच्चों को ऐसे उदास देखकर उसे बहुत दुख होता है, लेकिन वो करे तो क्या करे, उसके पास कोई और चारा नहीं था, जिसके कारण उसको रोज दाल चावल ही खाने पड़ते थे। ऐसे ही एक दिन मदन का जन्मदिन होता है तो उसके सारे दोस्त उससे कहते हैं, मदन आज तो तेरा जन्मदिन है, आज हम सब तेरे घर आएंगे, तो आंटी से बोल के कुछ बढ़िया बनवा लियो और केक हम ले आएंगे तेरे लिए। अबे ये मेरा जन्मदिन क्यों आता है? मैं इनको घर पे क्या ही खिलाऊंगा, घर में दाल चावल के अलावा कुछ है ही नहीं। वो यार मैं कह रहा था कि हम कभी और मना लेते मेरा जन्मदिन, भाई परसों अपना एग्जाम भी है। अरे भाई तो हमें कौन सा पूरी रात तेरे घर में रुकना है, थोड़ी देर में तेरा जन्मदिन मना के हम सब अपने घर चले जाएंगे। चल अभी हम जा रहे हैं, आते हैं शाम को। सारे दोस्त अपने घर चले जाते हैं और मदन भी अपने घर नाराज होते हुए आता है और अब उसकी माँ उससे कहती है, अरे मदन, तू ऐसे जन्मदिन वाले दिन नाराज क्यों लग रहा है? बेटा कुछ हुआ है क्या या तुझे पैसे चाहिए? नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। शाम को मेरे दोस्त मेरा जन्मदिन मनाने के लिए घर आ रहे हैं, हम उनको क्या खिलाएंगे?
बेटा तू चिंता मत कर, मैं उनको अपने हाथों के स्पेशल घी वाले तड़के में दाल चावल खिलाऊंगी। वो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अगर वो दाल चावल के फैन ना हो गए ना तो तू बोलेगा वो मैं करूंगी। कुछ समय में शाम हो जाती है और मदन के दोस्त उसके घर आते हैं, जहाँ रानो कहती है, आओ आओ बच्चों अंदर आओ, मैं तुम सबके लिए जूस लेकर आती हूँ। आंटी जी, जूस वगैरह तो बाद में पी लेंगे, आप हमें कुछ खिला दीजिए, बड़ी भूख लगी है। हाँ हाँ बच्चों, मैं जल्दी से तुम सबके लिए गर्मा गर्म दाल चावल लेकर आती हूँ। रानो जल्दी से सबको दाल चावल परोस देती है और खाना खाने के बाद सभी अपनी उंगलियां चाटते हैं। तभी मनीष बोलता है, आंटी जी सच में बहुत अच्छे दाल चावल बनाए थे आपने, मतलब मेरी मम्मी भी ऐसे दाल चावल नहीं बनाती जैसे मैंने आपके इधर खाए हैं। अगली बार हमारा जब मन होगा हम आपके घर पर आ जाएंगे दाल चावल खाने। हाँ हाँ बेटा जरूर आना। अरे ये कैसे हो गया, इनको दाल चावल इतने पसंद कैसे आ गए, ये कैसा चमत्कार है। इतना बोलकर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। मदन प्रेमा को भी सारी बात बताता है और प्रेमा को समझ आ जाता है कि उसकी माँ के हाथ के दाल चावल बेहद स्वादिष्ट है। बस अब वो उनको इसीलिए अच्छे नहीं लगते थे क्योंकि वह उनको रोजाना खाने पड़ते थे। तभी प्रेरणा मदन और अपनी माँ से कहती है, माँ मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आया है। देखो माँ, मैं और मदन तो रोज ही दाल चावल खाते हैं, तभी हमको ये ज्यादा अच्छे नहीं लगते खाना। पता है कल कॉलेज में भी बच्चों ने आपके दाल चावल खाए और बहुत तारीफ करी, और आज मदन के दोस्तों ने खाकर भी तारीफ करी, और वैसे ही कोई और भी खाएगा तो तारीफ करेगा। तू कहना क्या चाहती है बहन, अब हम क्या दाल चावल का भंडारा लगाएं? अरे इतना राशन नहीं मिलता अभी माँ को। अबे भोंदू तू चुप रह। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर माँ दाल चावल का ठेला लगाए, वो भी मेरे कॉलेज के सामने। मेरे कॉलेज की कैंटीन में सिंपल खाना नहीं मिलता, तो माँ के हाथ के दाल चावल उनको बहुत पसंद आएंगे, और जिनको सिंपल खाना खाना होता है उनको तो बहुत ही पसंद आएंगे। पर प्रेरणा, हमारे पास इतना पैसा कहाँ है कि हम ये दाल चावल का ठेला लगा पाए। माँ आप उसकी चिंता मत करो, वो सब मैं देख लूंगी। मैंने बस का किराया बचा बचा के कुछ पैसे जोड़े, उससे अपना काम स्टार्ट तो हो ही जाएगा। प्रेमा इतना बोलकर मदन को लेकर बाजार चली जाती है और दाल चावल और उसका ठेला लेकर आती है और अपनी माँ से कहती है, देखो माँ, मैंने आपका काम चालू करके दे दिया। अब देखते हैं कि आप अपने हाथों के जादू से हमारी किस्मत बदल पाएंगी। अरे तू देखियो बेटा, तेरी माँ के हाथों के दाल चावल जो भी खाएगा वो सारी चीजें भूलकर सिर्फ दाल चावल ही खाएगा। इतना बोलकर प्रेमा कॉलेज जाती है और मदन अपनी माँ के साथ दाल चावल का ठेला लगाता है। जैसे ही कॉलेज के बाहर मृदुल दाल चावल देखता है तो वह रानो के ठेले पर जाता है। अरे आंटी फटाफट दाल चावल लगाओ धनिया वगैरह डालकर। हाँ हाँ बेटा अभी लो। मदन जल्दी से उस लड़के को दाल चावल देती है, जिसके बाद वह दाल चावल खाता है और कहता है, अरे वाह क्या टेस्टी दाल चावल है आंटी, बहुत स्वाद, मजा आ गया। आंटी आपका शुक्रिया कि आपने हमारे कॉलेज के सामने दाल चावल का ठेला लगाया, वरना रोज हमको कैंटीन का खराब खाना खाना पड़ता था। शुक्रिया बेटा। ऐसे ही एक एक करके उसके ठेले पर लाइन लग जाती है और उसके बनाए सारे दाल चावल बिक जाते हैं और उसे बहुत मुनाफा होता है। माँ हमारे सारे दाल चावल बिक गए और मुनाफा भी अच्छा हुआ है। आज तो आप प्लीज घर में हमारे लिए मटर पनीर बनाना। हाँ हाँ बेटा, आज मैं तुम दोनों भाई बहन के लिए मटर पनीर और स्पेशल नान बनाऊंगी। अब रानो के दाल चावल का ठेला अच्छा चलता है और उसके घर में अलग अलग तरीके का खाना बनने लगता है, जिसे सब खुशी खुशी खाने लगते हैं। 23 साल की सिमी अपनी स्वर सुधार चुकी माँ की गरीब माँ की खिचड़ी की दुकान संभाल रही थी। तभी एक ग्राहक सिमी के पास आता है और बोलता है, अरे मैडम 2 प्लेट खिचड़ी के टोकन दे दीजिए, घर पर ले जानी है पैक करवा कर। मेरे बच्चों को आपके यहाँ की खिचड़ी बहुत पसंद है, एकदम ऐसा लगता है जैसे माँ के हाथों का स्वाद है। सच में खिचड़ी तो बहुत खाई है, पर जैसी आपके यहाँ मिलती है ऐसी खिचड़ी हमने कभी नहीं खाई। जी शुक्रिया शुक्रिया। सारा दिन दुकान पर काम करने के बाद सिमी थक जाती है और घर जाकर आराम करने लगती है। तभी उसकी नजर उसके कमरे की दीवार पर लगी उसकी माँ सोमलता की तस्वीर पर जाती है, जिसे देखकर सिमी भावुक हो जाती है और अपनी पुरानी जिंदगी में खो जाती है। जब सिमी अपनी माँ के साथ
टूटे फूटे से घर में रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन सोमलता अपने सभी बच्चों के लिए खाना बनाती है। सारे बच्चे खाना खाने बैठते हैं और सोमलता सभी को गरम गरम खिचड़ी परोस देती है। खिचड़ी को देखकर सिमी की बहन कोमल और भाई मिथुन का गंदा सा मुंह बन जाता है और कोमल बोलती है, क्या है माँ, तुम रोज रोज यही खिचड़ी बनाकर खाने के लिए दे देती हो, कभी कुछ और भी बना लिया करो। बेटा खिचड़ी इसीलिए बनाती हूँ ताकि थोड़े में सब खा ले, सबका देख के चलना पड़ता है बेटा, सबका पेट भी तो भरना चाहिए ना। पेट ना भर पाने के चक्कर में हम ठीक से पेट भर खा ही कहाँ पाते हैं। रोज रोज यही खिचड़ी देख देख कर मेरा तो दिमाग भी खिचड़ी होता जा रहा है। हटा दो, हमें नहीं खानी है खिचड़ी। अरे पागल हो गए हो क्या तुम दोनों? क्या बोले जा रहे हो? मैंने इतनी मेहनत से एक खिचड़ी बनाई है और तुम दोनों खाना खाने की जगह ड्रामे कर रहे हो। चलो चुपचाप खा लो। अरे दीदी रहने दो, आप तो माँ की तरफदारी करना बंद ही कर दो। आप और माँ ही खा लो ये खिचड़ी, हमें नहीं खानी रोज रोज वही खिचड़ी। इतना कहकर सिमी और मिथुन वहाँ से चले जाते हैं। अपने बच्चों का ऐसा बर्ताव देखकर सोमलता का मन दुखी हो जाता है। तभी सिमी उन्हें हौसला देते हुए बोलती है, माँ क्यों दिल छोटा करती हो? ये दोनों छोटे हैं ना, अभी समझते नहीं है। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। और आपके हाथों की खिचड़ी सच में बहुत अच्छी है। इतनी अच्छी खिचड़ी कोई नहीं बना सकता जितनी आप बनाती हैं। पता है क्यों? क्योंकि इसमें माँ का प्यार मिला हुआ है। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। मिथुन और कोमल का खिचड़ी के प्रति और अपनी माँ के प्रति मन कड़वा होने लगता है। ऐसे ही एक दिन सोमलता अपने घर के सभी राशन के डब्बे देखती है और हर डब्बे में उसे 2-2 चम्मच दाल नजर आती है, जिसे देखकर वह बोलती है, हे भगवान अब क्या करूं? अपने बच्चों को क्या खिलाऊं? खिचड़ी वो खाते नहीं, सूखी रोटी को आटा नहीं, अभी ये मुट्ठी भर बची कुची दालें हैं, क्या करूं? एक काम करती हूँ, आज बच्चों को मसाले वाली खिचड़ी बना देती हूँ। थोड़े बहुत मसाले तो पड़े हैं, उन्हें मिला जुला कर एक टाइम का तो सार ही लूंगी, बाकी फिर देखते हैं। इतना कहकर सोमलता बची कुची सभी दालों को मिला लेती है और उसमें मुट्ठी भर चावल मिला देती है। अब वह रोजाना जैसी खिचड़ी ना बनाकर उसमें थोड़ा मिर्च मसाले डालकर छौंक लगा देती है और धीमी आंच पर पकाकर मसाले वाले खिचड़ी बना देती है। कुछ ही देर बाद सभी बच्चे खाना खाने बैठते हैं और मिथुन मसाले वाली खिचड़ी देखकर बोलता है, अरे क्या बना दिया आपने? नमकीन हलवा है क्या? कुछ समझ नहीं आ रहा, ये क्या चीज है? माँ आज आपकी वो देशवासी खिचड़ी कहाँ गई जो आप रोज हमें खिलाती हैं? आज भी वही बनाई है क्या आपने? बेटा तुम दोनों खाकर देखो, फिर बताऊंगी कि ये क्या है ये क्या नहीं। सोमलता के कहने पर कोमल और मिथुन जल्दी से मसाले वाली खिचड़ी चखते हैं। दोनों को खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है और दोनों एक साथ बोलते हैं, अरे वाह, एकदम लाजवाब है माँ। माँ ये तो सच में अच्छा बनाया है आपने। क्या है ये? बेटा ये खिचड़ी है, आज मैंने नई तरीके से बनाई है। बेटा मैं जानती हूँ कि तुम दोनों हर दिन एक ही खाना खा के उब गए हो, लेकिन अपनी माँ की मजबूरी भी तो समझो बेटा। तुम सबका पेट भरना है, घर चलाना है, कितना काम है, सब कुछ करना है बेटा। अपनी माँ की बात सुनकर कोमल और मिथुन का पारा फिर से चढ़ जाता है और दोनों बोलते हैं, अच्छा अगर हम वो खिचड़ी नहीं खा रहे थे तो आप हमें तड़के लगा लगा कर खिचड़ी खिला रही हैं। माँ हमने आपसे कितनी बार कहा है, हमसे नहीं खाई जाती ये खिचड़ी। अगर आप हमें कुछ अच्छा नहीं खिला सकती तो सीधे सीधे बोल दो ना, हम खुद कमा कर खा लेंगे, कम से कम इस खिचड़ी को खाने से तो बच जाएंगे। अपनी माँ को खरी खोटी सुनाकर कोमल और मिथुन चले जाते हैं। वहीं सिमी ये सब कुछ देखकर उदास हो जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ मेरी बात सुनो, अब तक ना आप अकेली कमा रही थी ना, अब मैं भी आपके साथ कमाई किया करूँगी ताकि मिथुन और कोमल को उनकी पसंद का खाना खिला सकूं। छोटे हैं माँ, क्या करें, नहीं समझते अपनी मजबूरी को, पर हम तो बड़े हैं ना, हम तो कर सकते हैं ना उनकी जिद को पूरा। पर बेटा हम करेंगे क्या? हम दोनों माँ बेटी लोगों के घर का काम करेंगी ना, तो भी इतना नहीं कमा सकती कि हर दिन शाही पकवान अपने घर बना ले। माँ मेरे पास एक तरकीब है, वो जो थोड़े से पैसे हमने जोड़ के रखे हैं ना, उसे हम अपना गरीब का खिचड़ी का ठेला लगाना शुरू करेंगे और वहाँ आप तरह तरह की खिचड़ी बनाकर बेचा करना। और मुझे पक्का यकीन है माँ कि लोगों को आपके हाथ की खिचड़ी बहुत ज्यादा पसंद आएगी।
बेटा कैसा मजाक करती है। जब घर के बच्चों को ही ये खाना नहीं पसंद आ रहा तो बाहर वालों को कहाँ आएगा। माँ मुझ पर यकीन करती हो ना, तो बस एक बार बस मेरे कहने पर शुरुआत तो करके देखो। अगर किस्मत ना बदल गई तो फिर कहना। अपने बेटे की बात मानकर बचत किए हुए पैसों से सोमलता और सिमी मिलकर गरीब खिचड़ी वाली के नाम से ठेला लगाते हैं, जहां सोमलता अपने हाथों की बनी तरह तरह की मसाले वाली खिचड़ी, सादी दाल की खिचड़ी, चना दाल खिचड़ी, मिक्स दाल खिचड़ी आदि जैसी खिचड़ी बना बना कर बेचना शुरू कर देती है। शुरुआत में तो सोमलता के ठेले पर बहुत कम लोग आते हैं, लेकिन बाद में ग्राहक इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि गिनती कर पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही एक दिन कोमल और मिथुन अपनी माँ के ठेले पर आते हैं और बोलते हैं, माँ हम लोगों को खिचड़ी खिला खिलाकर आपका पेट नहीं भरा, जो आपने जनता को भी खिचड़ी खिलाना शुरू कर दिया। अरे ये बस 4 दिन की चांदनी है, फिर वही काली रात है। ये खिचड़ी का व्यापार ना आपका ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं, आप देख लेना। सही कह रहे हैं भैया। अरे जब इतने दिनों में आप अपने बच्चों को खिचड़ी खिलाकर खुश नहीं कर पाई तो इन 2-4 ग्राहकों से क्या हो जाएगा। देखना कुछ ही दिन में ये भी चले जाएंगे। बकवास बंद करो तुम दोनों। यहाँ मैं और माँ इतनी मेहनत कर रहे हैं ताकि तुम लोगों को अच्छा खाना खिला सकें, और तुम दोनों हो कि सर ही चढ़े जा रहे हो। शर्म नहीं आती तुम दोनों को ये सब बोलते हुए? शर्म कैसी दीदी, और अब मैं और भैया काम करते हैं, अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं। आ गई आपको बात समझ में? और हाँ, आप दोनों की ये खिचड़ी ना ज्यादा दिन नहीं चलेगी। आपका ठेला और खिचड़ी आपको ही मुबारक हो। इतना बोलकर कोमल और मिथुन चले जाते हैं। सिमी अपनी माँ को फिर से हौसला देती है और उन्हें धैर्य बनाए रखने को बोलती है। सोमलता और सिमी लगातार लोगों को तरह तरह की खिचड़ी खिलाते जाते हैं। हर गुजरते दिन के साथ दोनों का खूब नाम होता है। अपनी मेहनत की कमाई से उन्होंने अपने ठेले को दुकान का रूप दे दिया था। वहीं एक अच्छा घर, गाड़ी, सब कुछ ले लिया था। वहीं दूसरी तरफ कोमल और मिथुन जिस फैक्ट्री में काम किया करते थे, उनके मालिक को घाटा हो जाने की वजह से दोनों को काम से निकाल दिया गया था और दोनों दर बदर की ठोकरें खाने लगते हैं। उम्र के साथ साथ सोमलता की तबीयत भी खराब होने लगती है और ऐसे ही एक दिन तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उसे सीरियस कंडीशन में अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है, जहां कोमल और मिथुन भी उससे मिलने पहुंचते हैं और कोमल बोलती है, माँ हमें माफ कर दो, हमने सारी उम्र आपका निरादर किया, कभी आपको नहीं समझा कि आप हमारे लिए कितना कुछ करती है, और आज जब हमारे करने की बारी थी तो हमने आपको छोड़ दिया। दीदी हमें माफ कर दो। बेटा, माँ के लिए बच्चे कभी गलत नहीं होते। मैं तुम दोनों से नाराज नहीं हूँ। अपनी दीदी का ध्यान रखना और गरीब खिचड़ी वाली की दुकान पर हमेशा तीनों मिलकर रहना। इतना बोलकर सोमलता अपनी आंखें बंद कर लेती है और सदा के लिए दुनिया छोड़ देती है। तीनों भाई बहन मिलकर सोमलता का अंतिम संस्कार करते हैं, जिसके बाद सोमलता की मेहनत से खड़ी की हुई दुकान गरीब की खिचड़ी वाली पर तीनों भाई बहन मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं। माँ काश आज आप यहाँ होते। आपकी उसी दुकान से आज घर, बंगला, गाड़ी सब कुछ आ गया है। बस कमी है तो सिर्फ आपकी, लेकिन आपका प्यार हमेशा उस खिचड़ी के साथ है। आज भी मैं हर दिन में आपका प्यार लोगों में बांटती हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये प्यारी सी कहानी? माँ के हाथों का खाना हो या पानी, उसकी कदर जरूर करें।